हेलो हेलो हेलो। वेलकम वेलकम वेलकम। हाँ देखो, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स। ये इसका वेटेज है 2 मार्क्स, ज़्यादा नहीं है। दूसरी चीज़ सॉरी, आज के इस स्केड्यूल पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होने वाली थी, पर मैंने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लाइव लूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रिकॉर्डेड नहीं दूंगा। लाइव रहेगा तो ज़्यादा बेटर है। दूसरी चीज़, और जो लाइव रहेगी वो पेन टैबलेट पे नहीं रहेगी, पहली चीज़। ठीक, तो तुम्हारा ये डाउट मैं क्लियर कर दूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो लाइव होगा वो पेन टैबलेट पे नहीं होगा। यानी तुम्हारा 1 मार्च से, 1 मार्च यानी कल, तो कल से तुम्हारी जितनी भी लाइव क्लासेस होंगी वो स्टूडियो में ही होंगी। ठीक, तो उसके लिए तुम चिल हो जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कवर कर लेते हैं, बहुत छोटा सा यूनिट है, 2 मार्क का वेटेज है, हम इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मेरी वन शॉट भी पड़ी है, तुम जाके चेक करना चाहो तो वो भी चेक कर सकते हो, पर उससे कम में ही हो जाएगा, क्योंकि आज हम इसको शॉर्ट में रिवाइज करेंगे। पूरा रटने वाला कॉन्सेप्ट है इसमें। इसमें एज इन कुछ अलग से न्यूमेरिकल टाइप नहीं है। ठीक, जो कुछ थोड़ा बहुत पूछा जाता है उससे रिलेटेड चीजें बता दे रहा हूँ। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द composition of oscillating electric and magnetic fields. Electromagnetic waves require no medium and they can travel through empty space. मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, देखो नाम से समझ में आ रहा है इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक, तो ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट होता है। ठीक, मतलब जैसे ये हम माने इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस एक्सिस में ऑसिलेट कर रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पार्टिकल्स जो है ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक, ये पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है, ऐसा समझो। और यहाँ पे दूसरे एक्सिस में उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रही। ठीक, तो ये जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट आता है, इसे हम कहते हैं क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये जो सी है ये वेलोसिटी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। ठीक, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो देखो तीन चीजें, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इनका रिजल्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, ये याद रखना। ठीक, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। पहली चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार पार्टिकल और एलसी ऑसिलेटर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होती है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल या एलसी ऑसिलेटर, तो इसका सोर्स है बेसिकली। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, electric field and magnetic field are always perpendicular to each other and perpendicular to the direction of propagation which is in the direction of E cross B. तो ये जो इसका डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, ये E क्रॉस बी के डायरेक्शन में होता है। ठीक, अब वो तुम देख लो क्रॉस रूल से कौन सा किस डायरेक्शन में होगा, पर हाँ ये होता है इक्वल्स E क्रॉस बी, ये होता है। ठीक, the speed of any electromagnetic waves in the free space is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तुम्हें पता है जो स्पीड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, जैसे लाइट, लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसकी स्पीड कितनी है? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, कुछ इसमें अलग बातें नहीं है, कुछ नई बातें नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द सोल्यूशन ऑफ मैक्सवेल इक्वेशंस। अब मैक्सवेल की चार इक्वेशंस थी, ऐसा नहीं कि चार बहुत अलग अलग इक्वेशन से तुमने कभी पढ़ी नहीं है, इनफैक्ट तुमने पढ़ी है। तुमने गॉस लॉ पढ़ा है, एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा है, यही मैक्सवेल की इक्वेशंस है, बस थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखी होती है। पर मैक्सवेल की इक्वेशन ही यही है, एम्पियर सर्किटल लॉ पे बेस्ड है, गॉस थ्योरम पे बेस्ड है, और भी दो इक्वेशन है, तो चार इक्वेशंस है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इनका सोल्यूशन था। ठीक, तो ये मैक्सवेल इक्वेशंस है। हालांकि मैक्सवेल इक्वेशंस हमें नहीं पढ़नी है, इस चैप्टर में होती थी, डेप्थ में पढ़ोगे इस चैप्टर को कभी आगे तो होगी, पर तुम्हारे 2 मार्क के वेटेज के लिए मैक्सवेल इक्वेशंस जरूरी नहीं है। ठीक, विच आर फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। मैक्सवेल इक्वेशन आगे पढ़ोगे जब अब तुम आगे फिजिक्स ऑप्ट करोगे, या बीएससी वगैरह में पढ़ोगे, या बीटेक वगैरह में भी कहीं ना कहीं आएगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव कांस्टेंट वेलोसिटी इन वैक्यूम एंड इट इज नियरली इक्वल टू 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। तो ये वेलोसिटी जो होती है इनकी 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ट्रांसवर्स होती है।
ठीक। अब दो तरह की वेव होती है, ट्रांसवर्स और मैकेनिकल। अब ये अलग से मेरा बताने की मेरे को नहीं लगता कि नीड है, क्योंकि तुम भाई 12वीं के बच्चे हो, इतना तुम्हें मालूम होना चाहिए ट्रांसवर्स वेव क्या होती है। ठीक। हालांकि अलग से पूछा नहीं जाता। और ये तुम्हारी लॉन्गिट्यूडनल, मैकेनिकल नहीं, दोनों मैकेनिकल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है? ठीक, ये दो वेव होती हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। ठीक। तो ये मेरा बताने की जरूरत नहीं है, मालूम होनी चाहिए। एक में पार्टिकल का ऑसिलेशन और वेव का प्रोपोगेशन परपेंडिकुलर होता है, और एक में पार्टिकल का प्रोपोगेशन और वेव का मोशन दोनों सेम डायरेक्शन में होता है। अब वो तुम्हें देखना है कि इसमें क्या होता है, वो तुम्हारा काम है, वो तुम सर्च करके आओ। ठीक। हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसी होती है? ट्रांसवर्स होती है नेचर में। ठीक है। एक्सेलरेटेड चार्जेस आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सोर्स क्या है? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, दे डोंट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। ठीक। देयर फ्रीक्वेंसीज रिमेन अनचेंज्ड, बट देयर वेवलेंथ चेंजेस व्हेन द वेव ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसीज अनचेंज रहती हैं, बट देयर वेवलेंथ चेंजेस। उनका जो वेवलेंथ है, जब आप मीडियम चेंज करोगे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाओगे, तो वेवलेंथ चेंज हो जाती है। ठीक। इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम फेज एंड देयर मैग्नीट्यूड हैव कांस्टेंट रेशियो। ये ध्यान रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो फेज होता है, ये सेम होता है। ठीक। और इनके मैग्नीट्यूड का रेशियो क्या बोलते हैं, कांस्टेंट होता है। The ratio of amplitude of electric and magnetic field is equal to the velocity of the electromagnetic wave। एक सेकंड, तो ये फॉर्मूला, रुको, ये गलत लिख दिया। ठीक। यहाँ पे ये ऐसे लिखना, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ, ये होता है, अच्छा हाँ, ई नॉट बी नॉट। ठीक। द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक। अब आगे देखो, एक सेकंड, सॉरी। हाँ। हाँ। अब अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है। ठीक है, ऐसा कह सकते हो, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो होंगी। ठीक। तो कभी कुछ ऐसा याद ना आए, जैसे तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सरेज पूछ लिया, तुम्हें नहीं याद आ रहा, तो इनमें से कोई एक लिख लो, क्योंकि सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये कैरेक्टरिस्टिक फॉलो कर रही है, सबकी वेलोसिटी सेम है, सबका फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहती है। ठीक है। तो सब एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से प्रोड्यूस हो रहे हैं, या ये कर सकते हो। ठीक। तो ऐसा कुछ करके लिख सकते हो, ये दे डोंट रिक्वायर मटेरियल मीडियम, ये लिख सकते हो, ट्रांसफर्स है नेचर में, ये लिख सकते हो। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ये वाली कॉमन है सबके लिए। अब गामा रेज आर प्रोड्यूस ड्यू टू डिके ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, ये इसका सोर्स है। तो ये सोर्स याद रखो कि कौन से सोर्स से प्रोड्यूस हो रही है गामा रेज। तो कभी कभी सोर्स पूछ लेते हैं, सोर्स ऑफ गामा रे पूछ लिया 1 मार्क में, तो लिखना होगा तुम्हें रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई से निकलने। वेवलेंथ की रेंज याद रखो, मैं नहीं कह रहा हूँ एग्जैक्ट नंबर, पर ये 10⁻14 टू 10⁻−10 मीटर, ये याद रखो। ठीक। 10⁻14 से 10⁻−10 मीटर तक लाई करता है। फ्रीक्वेंसी की रेंज याद रखो, 3 × 10⁻22 हर्ट्स, मतलब ये 10⁻22 हर्ट्स से लेके 10⁻18 हर्ट्स तक है फ्रीक्वेंसी। प्रॉपर्टीज, हाई पेनिट्रेटिंग पावर और अनचार्ज होते हैं, ये दो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज भी पूछ लेते हैं कभी कभी। एप्लीकेशंस कह लो या यूजेस कह लो, गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक, या तो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर का इंफॉर्मेशन देगा या मेडिकल ट्रीटमेंट में हेल्प करेगा। एक्सरे, एक्सरेज क्या होती है? दे आर प्रोड्यूस ड्यू टू कोलिजन ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स विद हैवी टारगेट्स। ठीक। कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? ड्यू टू कोलिजन ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स विद हैवी टारगेट्स। अगर, ठीक, एक्सरे तुम्हारे में चैप्टर हुआ करता था पहले, अब नहीं है। ठीक, वरना तुम और डिटेल में पढ़ते कि कैसे वो एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन कराते हैं हैवी टारगेट से। ठीक। वेवलेंथ की रेंज 10⁻⁻12 मीटर से लेके 10⁻⁻9 मीटर। फ्रीक्वेंसी की रेंज 10⁻19 हर्ट्ज से लेके 10⁻17 हर्ट्ज। ठीक। तो देख रहे हो फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही, ठीक, और वेवलेंथ
बढ़ती जा रही, वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग एंड फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीजिंग। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? प्रॉपर्टीज है लो पेनिट्रेटिंग पावर है, ठीक। यूजेस क्या है? एक्सरे के यूजेस है मेडिकल डायग्नोसिस में। एक्सरे तो भाई मेडिकल डायग्नोसिस में बहुत काम आता है, टू डिटेक्ट फ्रैक्चर इन बोन्स एंड इन देयर ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट मतलब और भी मेडिकल यूजेस है, मेडिकल यूजेस में अलग अलग चीजों के ट्रीटमेंट में काम आता है, फ्रैक्चर में काम आता है, फ्रैक्चर इन बोन्स को ट्रीट करने में। स्टडी ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल की स्टडी में काम आता है, ठीक। अल्ट्रा वायलेट रेज प्रोड्यूस्ड बाय आयोनाइज्ड गैसेस, लैम्प, सनरेज एक्सेट्रा, ठीक। अल्ट्रावायलेट राइज, अल्ट्रावायलेट या यूवी रेज, ठीक। यूवी रेज के जो सोर्स है, ठीक, सोर्स क्या है? सोर्स है आयोनाइज्ड गैसेस, लैम्प, सनरेज एक्सेट्रा। वेवलेंथ की रेंज कितनी है? 10⁻⁻10 मीटर से लेके 10⁻⁷ मीटर तक। फ्रीक्वेंसी की रेंज कितनी है? 3 × 10⁻17 हर्ट्ज से लेके 10⁻19, एक सेकेंड, 22, 18, 19, 17, 14 होगा। 10⁻, ये 14 होगा, ठीक। ये कुछ एरर है, 10⁻14 हर्ट्ज तक होगा, ठीक। ऑल द प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज क्या है? ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, यूवी रेज क्या है? मतलब सारी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट को फॉलो करता है, यानी रिफ्लेक्शन, ठीक, रिफ्रैक्शन, ठीक, पोलराइजेशन, ये सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शो करता है, अल्ट्रावायलेट लाइट से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कंडक्ट हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टीज है। यूजेस क्या है? टू डिटेक्ट अडल्टरेशन, राइटिंग एंड सिग्नेचर, ठीक। अल्ट्रावायलेट रेज, वो पेन देखी होगी, एक पेन आती थी यूवी रेज वाली, जिससे इनविजिबल वाला करके लिखो और फिर यूवी लाइट अगर उस पर थ्रो करोगे तो वो दिखता है। तो अडल्ट्रेशन, राइटिंग और सिग्नेचर को डिटेक्ट करने में काम आता है। स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर में यूज होता है। फिर आता है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट, अगर विजिबल लाइट ना होती तो हम कुछ देख ना पा रहे होते, तो विजिबल लाइट तो बहुत जरूरी है। सोर्स क्या है इसका? आउटर ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन या गैस डिस्चार्ज ट्यूब, ये इसके सोर्सेज है। सोर्सेज आपको पता होने चाहिए हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। इसकी रेंज क्या है? 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है। एंगस्ट्रॉम में याद रखो या 10 की पावर इसमें भी याद रखो। 4 × 10⁻⁷ से लेके 7.5 × 10⁻⁷। फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या है? 8 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेके 4 × 10⁻14 हर्ट्ज। देखो दोनों साइड 10⁻14 हर्ट्ज है, और 8 और 4 का फर्क है बस, ठीक। प्रॉपर्टीज क्या है? सेंसिटिव टू ह्यूमन आई है। यूजेस क्या है? टू सी ऑब्जेक्ट्स, पहली चीज हमारे को विजुअल लाइट की यूज क्यों है, नीड क्यों है? क्योंकि हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकें। दूसरा, एप्लीकेशन टू स्टडी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को देखने में, स्टडी करने में हेल्प करता है विजुअल लाइट। इंफ्रारेड वेव्स, इसके सोर्सेस क्या है? सोर्सेज है इसके बॉडीज एट हायर टेम्परेचर। जितनी भी बॉडी हायर टेम्परेचर पे जाती जाती है वो इंफ्रारेड वेव्स या इंफ्रारेड रेडिएशंस एमिट करती है। इसकी वेवलेंथ की रेंज 10⁻⁷ मीटर से लेके 10⁻³ मीटर तक। फ्रीक्वेंसी की रेंज 10⁻14 हर्ट्ज से लेके 10⁻11 हर्ट्ज। प्रॉपर्टीज क्या है? थर्मल इफेक्ट, यानी हीटिंग इफेक्ट भी देता है, ठीक। तो इंफ्रारेड वेव्स बेसिकली हीटिंग वगैरह के लिए बहुत काम आती है। दूसरा, प्रॉपर्टीज बाकी सिमिलर टू लाइट है, वही पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सब देता है, ठीक। एप्लीकेशंस क्या है? यूजेस क्या है? यूज फॉर फॉग एंड हेज फोटोग्राफी, ठीक। फॉग एंड हेज फोटोग्राफी के लिए काम आता है। ऐसी वाला क्वेश्चन तो बहुत बार आया एग्जाम में, कि नेम द रेडिएशन यूज फॉर फॉग एंड हेज फोटोग्राफी, ठीक। यूज्ड इन नाइट विजन डिवाइसेस, नाइट विजन डिवाइसेस में यूज होता है। यूज्ड इन, यूज टू डिटेक्ट एंड क्योर डिजीज इन क्रॉप्स, क्रॉप्स में डिजीजेस को डिटेक्ट और क्योर करने के लिए हेल्प करता है, ठीक। माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर्स आते हैं, तो उनके थ्रू माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस करी जाती हैं। इनकी वेवलेंथ की रेंज क्या होती है? 10⁻³ मीटर से लेके 0.3 मीटर तक, यानी 1 मिलीमीटर से लेके 3 सेंटीमीटर तक, नहीं सॉरी 30 सेंटीमीटर तक, ठीक। तो ये इनकी रेंज होती है वेवलेंथ की। फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या होती है? 10⁻11 हर्ट्ज से लेके 10⁻9 हर्ट्ज तक, ठीक। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? वही रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, ये प्रॉपर्टीज तो शो करता ही है। एक सबसे खास प्रॉपर्टी होती है, दे कैन इजीली पास थ्रू ग्लास एंड प्लास्टिक। जो माइक्रोवेव्स होती है, दे कैन इजीली पेनिट्रेट
glass and plastic. Q, and that is why they are used in heating and cooking in an oven. याद करो या थोड़ा बहुत पता होगा अगर कि माइक्रोवेव्स में हम कौन से यूटेंसिल्स रखते हैं, यूजुअली ग्लास के या प्लास्टिक के यूटेंसिल्स रखते हैं, देखे होंगे। ठीक, तो ऐसा क्यों एडवाइस किया जाता है? बिकॉज माइक्रोवेव्स आर एबल टू पास देम। ठीक, अगर कोई दूसरा यूटेंसिल रख दोगे, मान लेते हैं शायद स्टील का यूटेंसिल मना किया जाता है जहाँ तक, क्योंकि मैंने कभी माइक्रोवेव यूज नहीं किया है पर्सनली, पर मुझे जहाँ तक पता है कि स्टील का यूटेंसिल मना करते हैं। तो अगर स्टील के यूटेंसिल में ये होता है कि माइक्रोवेव इस पे स्ट्राइक करेगी तो रिफ्लेक्ट बैक करेगी, वेट, स्ट्राइक करके दूसरे रिफ्लेक्ट बैक करेगी, और जब रिफ्लेक्ट बैक करेगी तो वो कहीं और जा सकती है, वो पूरे अंदर जो एपरेटस है, ठीक, वो अंदर वापस जा सकती है, तो शॉर्ट सर्किट वगैरह भी हो सकता है। ठीक है, स्पार्क्स भी निकल सकते हैं, और मतलब पूरा एपरेटस खराब हो सकता है, मतलब पूरा डिवाइस खराब हो सकता है। ठीक, वो रिफ्लेक्शन की वजह से वो अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, वो पास नहीं कर पाएगी। अदरवाइज अगर ग्लास या उसका होगा, प्लास्टिक का, ठीक, अगर ये ग्लास का है, ठीक, तो माइक्रोवेव इधर जाएगी और पास कर जाएगी, ऐसे ही माइक्रोवेव इधर जाएगी, पास कर जाएगी, ऐसे सब माइक्रोवेव इसमें पास कर जाएगी और इसे हीट करने लगेगी। ठीक, और एप्लीकेशन क्या है माइक्रोवेव्स का? यूज्ड इन रेडार, रेडार में काम आता है, ये बहुत ध्यान रखना, ये भी पूछा गया है बहुत बार। यूज्ड इन रेडार टू लोकेट एंड जज द डिस्टेंस ऑफ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक, वो सोनार वाली चीज नहीं है, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने में और जज करने में उनका डिस्टेंस, उसके लिए काम आता है। लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन वाया सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स के थ्रू वायरलेस कम्युनिकेशन में काम आता है। यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन टू कुक फूड, माइक्रोवेव है तो जाहिर सी बात है माइक्रोवेव ओवन भी इसी के नाम पे रखा गया है। ठीक, तो माइक्रोवेव ओवन में यूज होता है। रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक सर्किट्स, देयर वेवलेंथ की रेंज इज 0.3 मीटर टू फ्यू किलोमीटर, देयर फ्रीक्वेंसी की रेंज इज 10⁹ हर्ट्ज से लेके फ्यू हर्ट्ज तक। रेडियो वेव्स कैन ट्रैवल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, रेडियो वेव्स कैन पेनिट्रेट थ्रू मटेरियल। तो रेडियो वेव्स पहली चीज तो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकते हैं, दूसरा वो मटेरियल्स के थ्रू पेनिट्रेट कर सकते हैं। ठीक, तो इनके यूजेस क्या है? यूज टू ट्रांसमिट टीवी एंड रेडियो प्रोग्राम्स, तो जाहिर सी बात है रेडियो वेव्स है, तो ये रेडियो प्रोग्राम्स और टीवी प्रोग्राम्स को ट्रांसमिट करने में, लॉन्ग डिस्टेंस लॉन्ग रूट्स पे ट्रांसमिट करने में बहुत हेल्प करते हैं। टेलीफोन कम्युनिकेशन में बहुत यूजफुल है, और मरीन एंड नेविगेशन यूज में बहुत काम आते हैं रेडियो वेव्स, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल हो सकता है, इसलिए कम्युनिकेशन के लिए मोस्टली यूज होते हैं। ठीक, जो लॉन्ग डिस्टेंस पे कम्युनिकेशन करना होता है उनके लिए मोस्टली यूज होते हैं। ठीक, अब स्टेट एनी वन यूज ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन यूज्ड इन फॉग एंड हेज फोटोग्राफी, यूज्ड फॉर फॉग एंड हेज फोटोग्राफी। ठीक, और भी यूजेस है, ठीक, मेरे को जो याद आया मैंने लिख लिया, और भी यूजेस लिख सकते हो। क्या है? यूज्ड इन नाइट विजन डिवाइसेस टू डिटेक्ट एंड क्योर क्रॉप्स, ठीक, डिसीजन इन क्रॉप्स, नाइट विजन डिवाइसेस, नाइट विजन डिवाइसेस तो तुमको याद भी रहेगा, तुम गेम में भी खेलते हो। ठीक, दूसरा एक और क्या था? टू डिटेक्ट एंड क्योर डिजीजेज इन क्रॉप, तीनों में से कोई भी लिख लो। स्टेट एनी वन सोर्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का कोई एक सोर्स बताओ। लैंप हो गया, आर्क लैंप हो गया, सनलाइट हो गई, और भी बहुत सारे सोर्स हो गए। आयोनाइज्ड गैसेस हो गया, लैंप हो गया, सनरेज हो गई। ठीक, इतने तीन सोर्सेज मिल गए, लैंप, आयोनाइज्ड गैसेस, ठीक, और सनलाइट। ठीक, अरेंज द 7 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ, तो सबसे लोएस्ट वेवलेंथ होती है गामा रेस की, फिर इससे बड़ी वेवलेंथ आती है एक्स रेस की, ठीक, इससे बड़ी वेवलेंथ आती है, क्या आती है? आती है तुम्हारी अल्ट्रावायलेट। ठीक, अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ इसके बड़ी है, अल्ट्रावायलेट वेव्स। फिर आते हैं विजिबल लाइट, फिर आती है इंफ्रारेड वेव्स, फिर आते हैं, क्या आता है इसके बाद? रेडियो वेव्स, फिर आता है माइक्रोवेव्स।
उसके बाद कॉस्मिक वेव्स भी आती हैं, बट वो जरूरी नहीं। ठीक, यहाँ तक लिख दोगे तो बहुत है। ठीक, और वैसे भी 7 बोला गया तो इतने तो बहुत ही। ठीक, तो ये है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ है। इसकी वेवलेंथ लोएस्ट है, लोएस्ट, और इसकी वेवलेंथ ग्रेटेस्ट। ठीक, और अगर यही इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी बोल दे, यही बोल दे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, उल्टा बोल दे ऐसा कुछ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो अब पता है तुम्हें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रेस की होती है, क्योंकि सबसे लोएस्ट वेवलेंथ है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हमेशा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, याद रखना। ये फॉर्मूला याद होता है, C इक्वल्स न्यू लैम्डा, वेयर न्यू इज फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज वेवलेंथ। ठीक, एंड न्यू इक्वल्स C अपॉन लैम्डा। इसका मतलब समझ जाओ, फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी तो वेवलेंथ मिनिमम होगी, वेवलेंथ मिनिमम होगी तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। ठीक, तो यहाँ पे देखो गामा रेस की जो वेवलेंथ है वो मिनिमम है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। और माइक्रोवेव्स की जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम है, इसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी। तो माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे कम, इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स की। ठीक है, चाहे तो अभी पीछे से वेरीफाई कर सकते हो, ये जो पीछे इसमें स्लाइड्स है, उससे ज्यादा इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर यूवी रेस, फिर एक्स रेस, फिर गामा। ठीक, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इससे ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कुछ नहीं है, सच बता रहा हूँ। ठीक है, 2 मार्क के लिए इतना बहुत है। देखो 20-25 मिनट के अंदर हो गई, इतना है। ठीक, तो वन शॉट देखोगे तो वन शॉट 40 मिनट का है, तुम वहां पे देखना चाहो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जहां तुम्हारा टाइम बचे। ठीक, मैं तो कहूंगा देख लो इसको, तुम्हारा टाइम बचेगा। ठीक, चलते हैं फिर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तुम्हारी अब लाइव क्लास जब होंगी, विच विल बी फ्रॉम टुमारो, यानी 1 मार्च। 1 मार्च से जो लाइव क्लास होंगी वो स्टूडियो में होंगी। ठीक, 99% चांस तो यही है कि स्टूडियो में ही होंगी, अनलेस एंड अनटिल कुछ कोई सीन हो। बाकी तो 99% चांस यही है कि स्टूडियो में ही होगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।